हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जीएसटी में करने वाले हैं पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जीएसटी की पोर्टल दो लेजर मेंटेन करती है। एक है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और एक है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसके अलावा एक रजिस्टर मेंटेन करती है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो पहला सेक्शन हम पढ़ते हैं, सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपना टैक्स पेमेंट कैसे कर सकता है, उसे क्या क्या पे करना होता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या अदर अमाउंट पेबल हो सकता है उसका। तो इसके लिए उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी के पेमेंट के लिए किस में डिपॉजिट कराना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस चैप्टर की बेसिक थीम समझ लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का आउटपुट टैक्स पेबल है 10 लाख और अगर उसके पास आईटीसी अवेलेबल है 7 लाख, तो उसे कैश में पेमेंट पे करना रहेगा 3 लाख। ये आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में होती है, वहां से ये आईटीसी यूज कर लेगा और इसे डिपॉजिट कराना पड़ेगा बाकी का रिमेनिंग अमाउंट 3 लाख कैश लेजर में। बाकी का 3 लाख इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे होगा। ठीक है, तो ये है बेसिक सिस्टम। अब बात करते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कैसे कराएगा? डिपॉजिट कराएगा इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ये ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन। और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन मोड भी है, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू या और कोई मोड, तो इसमें से ये दो मोड हैं आपके ऑनलाइन मोड और ये दो हैं आपके ऑफलाइन मोड। तो इसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मेंटेन होता है जीएसटी के फॉर्म पीएमटी 05 में। और इसके लिए एप्लीकेबल रूल है रूल 87, जो हम आगे चलकर डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का पैसा किस काम आएगा? टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, टैक्स कैसा भी, चाहे आउटपुट टैक्स हो, चाहे आरसीएम वाला टैक्स हो, चाहे इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस या अदर कोई डिमांड या कोई अमाउंट पेबल हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का यूटिलाइजेशन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट और डिमांड वगैरह पे करने में किया जा सकता है। तो ये बात थी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब रिटर्न फाइल करता है तो उसके अंदर वो आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेल्फ एसेस करता है। और सेल्फ एसेस करता है जब, तो वो इसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मेंटेन होता है पीएमटी 02 फॉर्म के अंदर। और उससे रिलेटेड रूल आगे चलकर हम पढ़ेंगे, रूल 86। अब बात करते हैं, ये जो आईटीसी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है, इसका यूज आप सिर्फ आउटपुट टैक्स का पेमेंट करने में कर सकते हो। इसका यूज आरसीएम वाला टैक्स पे करने में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज आरसीएम वाला टैक्स पे करने में नहीं हो सकता। और इसके अलावा इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह के पेमेंट करने में भी नहीं हो सकता। क्रेडिट लेजर का यूज सिर्फ आउटपुट टैक्स पे करने में होगा। इसके अलावा बात करते हैं, जो भी बैलेंस आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या क्रेडिट लेजर में पड़ा है, आपने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह सब पे कर दिया है, उसके बाद भी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है, तो उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं एज पर सेक्शन 54। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर की। उस पर्सन की, किसी भी टैक्सेबल पर्सन की लायबिलिटी सारी रिकॉर्ड होंगी, मेंटेन होंगी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर पीएमटी 01 फॉर्म के अंदर मेंटेन होगा। और इससे रिलेटेड रूल हम पढ़ेंगे, रूल 85। अब बात करते हैं कि पेमेंट करने में कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो होगा, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर मेंटेन रखना पड़ेगा। वो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? पहले आप प्रीवियस टैक्स पीरियड का सेल्फ एसेस टैक्स और अदर ड्यू पे करेंगे, प्रीवियस टैक्स पीरियड का, और फिर बाद में करंट टैक्स पीरियड का सेल्फ एसेस टैक्स और अदर ड्यू पे करेंगे। इसके बाद और कोई अदर अमाउंट पेबल है या कोई डिमांड डिटरमाइन हुई है सेक्शन 73, 74 या 74 ए में, उसका पेमेंट होगा। तो पेमेंट करने में ये प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं जिस पर्सन ने टैक्स पे कर दिया है गुड्स और सर्विस की सप्लाई पर, यह माना जाएगा कि उसने रेसिपिएंट पर वो टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया है। तो जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है, दूसरे पर्सन पर टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जाता है।
ठीक है, तो जिस पर्सन ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, माना जाएगा कि उस पर्सन ने रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई पर वो टैक्स बर्डन शिफ्ट कर दिया है, इंसिडेंस ऑफ टैक्स रेसिपिएंट पर शिफ्ट कर दिया है, ऐसा मान लिया जाएगा। अब एक खास बात समझते हैं, सेक्शन 49 के अंदर सब सेक्शन 10 है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कुछ गलत पेमेंट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको आईजीएसटी पे करना था लेकिन उसके बदले में गलती से आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे कर दिया, या आपको टैक्स का पेमेंट करना था, आपने गलती से इंटरेस्ट और लेट फीस का पेमेंट कर दिया, तो ये गलती ठीक कैसे की जाएगी, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक फॉर्म निकाला, फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09। तो पीएमटी 09 के थ्रू आप अपनी ये गलती ठीक कर सकते हैं। तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 10 क्या बोलता है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर अमाउंट जो उसने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे किया था, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे किया था, उसने कुछ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट वगैरह, लेट फीस वगैरह पे किया था, वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अब बात ढंग से समझना, इसके लिए मैं एक आपको हेड बताता हूं कि जीएसटी में हेड कैसे मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है मेजर हेड और मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होते हैं। ठीक है, तो मेजर हेड कौन से हैं पहले ये समझते हैं। मेजर हेड कहलाते हैं आपके आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये सब आपके मेजर हेड कहलाते हैं। अब इन मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होते हैं, जैसे आईजीएसटी के अंदर ये मेजर हेड है, अब इसके अंदर हम माइनर हेड पढ़ते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी, लेट फीस और अदर अमाउंट, ये सब आपके माइनर हेड हैं आईजीएसटी के अंडर में। ठीक इसी तरीके से सीजीएसटी के अंडर में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर अमाउंट, इस तरीके से मेजर हेड होते हैं पहले और उसके अंदर फिर माइनर हेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम पीएमटी 09 का यूज समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आईजीएसटी में इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया था, जबकि आपको यूटीजीएसटी के इंटरेस्ट का पेमेंट करना था, तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यहां आईजीएसटी में इंटरेस्ट का पैसा डिपॉजिट करा चुके हो, क्या आप यहां से यहां ट्रांसफर कर सकते हो? यस, कर सकते हो। कैसे? उसके लिए गवर्नमेंट ने ट्रांसफर चालान निकाला है पीएमटी 09। तो पीएमटी 09 आपको जीएसटी की पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तो फिर अमाउंट आपका यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आईजीएसटी का इंटरेस्ट यूटीजीएसटी के इंटरेस्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा जब आप पीएमटी 09 फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल आपने यहां पैसा पे कर दिया, क्या आप यहां पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। किसी भी मेजर हेड टू माइनर हेड या माइनर हेड टू मेजर हेड, मेजर हेड टू मेजर हेड, माइनर हेड टू माइनर हेड, आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब एक बात समझते हैं, क्या एट द सेम टाइम हम मल्टीपल ट्रांसफर कर सकते हैं? यस, एट द सेम टाइम हम मल्टीपल ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बार ही आप पीएमटी 09 फाइल करिए और मल्टीपल ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, हम एक ही पीएमटी 09 के अंदर मल्टीपल ट्रांसफर कर सकते हैं, बट क्या हम बार बार पीएमटी 09 फाइल कर सकते हैं? यस, वो भी हम बार बार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है। तो सुनिए, इसके लिए हम पीएमटी 09 फॉर्म अपलोड कराएंगे जीएसटी की पोर्टल पर, और एक इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के मेजर हेड के अंदर जितने भी माइनर हेड हैं उसके अंदर हम ट्रांसफर करा सकते हैं। तो इसके लिए पीएमटी 09 जीएसटी की पोर्टल पर अवेलेबल है और वो इंट्रा हेड और इंटर हेड सब तरीके की ट्रांसफर करना अलाउ कर सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए ही हो रही है। ये पीएमटी 09 का यूज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के लिए यूज नहीं हो सकता। ये पीएमटी 09 सिर्फ एप्लीकेबल ही कब होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के केस में। अब आप पीएमटी 09 फाइल करके ट्रांसफर कर सकते हैं टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट अवेलेबल अंडर वन मेजर और माइनर हेड टू अनदर मेजर और माइनर हेड आप ट्रांसफर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और एट द सेम टाइम आप मल्टीपल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सिस्टम है, बट बात सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के कनेक्शन में ही कही गई है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के कनेक्शन में पीएमटी 09 एप्लीकेबल नहीं होता है। तो पीएमटी 09 बेसिकली ट्रांसफर चालान है। अगर आपसे
किसी गलत हेड में डिपॉजिट हो गया है तो और आप उसको करेक्ट हेड में ट्रांसफर करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो आप इस तरीके से PMT09 फाइल करके ट्रांसफर कर सकते हैं। अब PMT09 से रिलेटेड एक बात और समझते हैं। क्या एक रजिस्टर्ड पर्सन PMT09 फाइल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है क्या? तो उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। यहां पर दे रखा है यस, वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को PMT09 फाइल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। चलिए, तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पैन नंबर है एक ही, और उसके राजस्थान में एक ब्रांच है और दिल्ली में एक ब्रांच है, और दोनों ब्रांचेस का हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा था, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। अब जिसकी वजह से राजस्थान ब्रांच का GSTN नंबर अलग है और दिल्ली ब्रांच का GSTN नंबर अलग है। तो सुनिए, अब क्या ये मिस्टर एक्स अपने राजस्थान ब्रांच के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अपने दिल्ली ब्रांच के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में PMT09 फाइल करके क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है? तो यस, कर सकता है। वो इस तरीके से PMT09 फाइल करके अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस ट्रांसफर कर सकता है। अब लेकिन अगर इस रजिस्टर्ड पर्सन का एक बात और दे रखी है, हाउएवर इस तरीके से अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को ट्रांसफर करना अलाउ नहीं होगा। कब अलाउ नहीं होगा? अगर रजिस्टर्ड पर्सन आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अगर कोई लायबिलिटी अनपेड पड़ी है, आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में अगर कोई लायबिलिटी अनपेड है, तो फिर आप इस तरीके से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को। अब समझते हैं हम, अब सेक्शन 49 का सबसेक्शन 11 पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या दे रखा है? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में किसी गलत हेड में डिपॉजिट करा दिया था, वहां से आप ट्रांसफर करके न्यू हेड में ट्रांसफर कर रहे अमाउंट PMT09 फाइल करके, तो क्या माना जाएगा? ओरिजिनली आपने न्यू हेड में ही डिपॉजिट कराया था, गलती हुई नहीं थी, और माना जाएगा कि ओरिजिनली आपने न्यू हेड में ही डिपॉजिट कराया था, ऐसा मान लिया जाएगा। अब समझते हैं, जिस दिन आपने गवर्नमेंट अकाउंट एंड ऑथोराइज्ड बैंक में क्रेडिट हुआ पैसा, जिस दिन गवर्नमेंट अकाउंट का जो ऑथोराइज्ड बैंक के अंदर गवर्नमेंट अकाउंट है उसमें क्रेडिट हुआ पैसा, वो आपके डिपॉजिट कराने की डेट मानी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कराने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या फैसिलिटी, गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेसिकली क्या फैसिलिटी दी है कि आप ऑथोराइज्ड बैंक जो होती है वो गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन रखती है, आप उसमें पैसा डिपॉजिट करा दीजिए। जिस दिन आप गवर्नमेंट अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, मान लेंगे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा डिपॉजिट हो गया है। अब ऊपर वर्ड यूज हुआ था कि आप टैक्स पे कर सकते हैं और अदर ड्यू आपको पे करने हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, टैक्स का मतलब तो टैक्स ही है, और अदर ड्यूज का मतलब है इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर अमाउंट। ठीक है, तो टैक्स का मतलब टैक्स और अदर ड्यूज का अमाउंट, अदर ड्यूज का मतलब इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस और अदर अमाउंट। अब बात करते हैं कि जब आप टैक्स का पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, तो जैसे आउटपुट टैक्स का आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके कनेक्शन में आप अपनी ITC का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है, उसका आप यूज कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम पढ़ते हैं सेक्शन 49 का सबसेक्शन 5, 49A, 49B ऑफ CGST एक्ट। तो इसके लिए 49 का सबसेक्शन 5, 49A, 49B, और इसके अलावा रिलेटेड रूल है रूल 88A। तो आप ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको यूटिलाइजेशन कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ITC पड़ी है और आपको आउटपुट टैक्स का पेमेंट करना है, तो आपके पास सपोज IGST की ITC पड़ी है, CGST की ITC पड़ी है, SGST या UTGST की ITC पड़ी है। मैं कॉमनली SGST की ही ITC बोल देता हूं, ठीक है। IGST की ITC सबसे पहले IGST आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज होगी। उसके बाद भी IGST की ITC अगर पड़ी है तो आप यूज कर सकते हैं CGST में और SGST में यूज कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन।
इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रोपोर्शन आप आईजीएसटी की आईटीसी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकते हैं। और सीजीएसटी की फिर ये खत्म हो जाए तो फिर आगे बढ़ेंगे, सीजीएसटी की आईटीसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सीजीएसटी की आईटीसी आप पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करेंगे और उसके बाद आप सीजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करेंगे। और एसजीएसटी की आईटीसी को आप हाथ तभी लगाएंगे जब आप सीजीएसटी की आईटीसी खत्म कर चुके हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। एसजीएसटी की आईटीसी पहले आउटपुट एसजीएसटी के पेमेंट में यूज होगी, देन आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज होगी एसजीएसटी की आईटीसी। ठीक है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन होगा। ये बात कंबाइंड रीडिंग हम कर रहे हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 की, सेक्शन 49A 49B और रिलेटेड रूल है रूल 88B। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिए, सीजीएसटी की आईटीसी एसजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं हो सकती और एसजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी के पेमेंट में यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम ये डिटेल में टेबल समझते हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको आईटीसी दे रखी है, देन आपको आउटपुट टैक्स दे रखा है। तो आपके पास सपोज आईजीएसटी की आईटीसी है, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी इससे आप आईजीएसटी आउटपुट टैक्स पे करेंगे। वो पे करने के बाद भी अगर आपके पास आईजीएसटी की आईटीसी बच रही है तो आप सीजीएसटी या एसजीएसटी यूटीजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकते हैं। ये सेकंड रैंक, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं, इन एनी ऑर्डर और इन एनी प्रपोर्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये आपकी आईजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म हो चुकी है, उसके बाद आप सीजीएसटी की आईटीसी यूज करेंगे। तो सीजीएसटी की आईटीसी पहले आप सीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करेंगे, देन आप आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज करेंगे सीजीएसटी की आईटीसी। लेकिन सीजीएसटी की आईटीसी आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज नहीं कर सकते। अब समझते हैं हम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की आईटीसी। तो सुनिए, आप एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की आईटीसी यूज तभी करेंगे आईजीएसटी के पेमेंट में जब आपकी सीजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म हो चुकी हो। चलिए इस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, पहले समझते हैं हम कि एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की आईटीसी पहले किस में यूज हो। वो पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के पेमेंट में यूज होनी चाहिए। तो एसजीएसटी यूटीजीएसटी की आईटीसी पहले एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज होनी चाहिए, उसके बाद वो आईजीएसटी के पेमेंट में यूज होनी चाहिए। लेकिन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में तभी यूज की जा सकेगी जब सीजीएसटी की आईटीसी पूरी खत्म हो चुकी हो। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम है। अच्छा, एक बात और हमने पढ़ी थी, जीएसटी कंपनसेशन सेस, उसकी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी कंपनसेशन सेस आउटपुट टैक्स के पेमेंट में ही यूज होगी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। हमने पढ़ा था ऊपर कि इससे रिलेटेड रूल है रूल 86। ये पीएमटी 02 फॉर्म में मेंटेन होता है जीएसटी के पोर्टल पर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, और इसमें सारी एलिजिबल आईटीसी रहती है। जो भी वो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, वो आईटीसी उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चली जाती है, और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पीएमटी 02 फॉर्म में मेंटेन रहता है जीएसटी की पोर्टल पर एवरी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। तो ये जैसे ही वो आईटीसी का क्लेम करेगा, वो उसके इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर आईटीसी क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा एज पर सेक्शन 49, 49A, 49B, तो वो इसके इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, देखिए आईटीसी जैसे ही वो क्लेम करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हो जाएगी, और जैसे ही वो अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, तो वो जो लायबिलिटी डिस्चार्ज करना है वो उसके इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगी। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अनयूटिलाइज्ड आईटीसी पड़ी है,
उसका रिफंड क्लेम करना है, तो जैसे ही रिफंड क्लेम करेंगे हम, वो एज पर रिफंड, ध्यान रखिए हमेशा रिफंड का सेक्शन है 54, रिफंड हमेशा एज पर सेक्शन 54 ही क्लेम किया जा सकता है। और जैसे ही उसने रिफंड का क्लेम अपलोड किया, फाइल किया, तो रिफंड का क्लेम उसके इस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा। रिफंड का क्लेम फाइल करते वक्त ही, अभी तक रिफंड ग्रांट नहीं हुआ है बट उसने रिफंड क्लेम फाइल कर दिया है, तो ये रिफंड क्लेम फाइल करते ही वो जितना रिफंड क्लेम कर रहा है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में अगर कल को रिफंड रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा, तो ये रिफंड क्लेम जो रिजेक्ट हो गया है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट हो जाएगा। तो समझते हैं हम, रिफंड क्लेम अगर रिजेक्ट हो गया फुल्ली या पार्टली, तो जितना भी रिजेक्ट हुआ वो रिक्रेडिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिक्रेडिट हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा PMT 03 में। तो रिक्रेडिट का प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है PMT 03 में। अब समझते हैं, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ डिस्क्रिपेंसी चल रही है, कुछ गड़बड़ आपको नजर आती है, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं अपने ऑफिसर को। क्या जीएसटी के पोर्टल पर इसके लिए आपको कंप्लेन का फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा, वो है PMT 04। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बारे में रिलेटेड रूल 86। अब समझते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की बात रूल 87 में। तो ये हम बात कर चुके थे कि PMT 05 में मेंटेन होता है। ठीक है, PMT 05 में मेंटेन होता है, और जो भी पर्सन टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, जैसे ही वो डिपॉजिट करेगा, चालान के थ्रू डिपॉजिट करेगा, तो ये अमाउंट जो उसने डिपॉजिट किया है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और जब वो पे करेगा तो तब डेबिट हो जाएगा। तो जैसे उसने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट के लिए पेमेंट किया, जब पेमेंट किया, डिपॉजिट किया, तब वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा, और जब वो उसे पे करेगा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह, तो ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कराना चाहते हो तो उसके लिए डिपॉजिट चालान है PMT 06। तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाकर ये PMT 06 ऑनलाइन ही जनरेट होता है, और जनरेट होने के बाद 15 डेज तक वैलिड रहता है। तो आपको जीएसटी के पोर्टल पर जाकर PMT 06 फॉर्म चालान, पेमेंट का चालान जनरेट करना पड़ता है, और उसके अंदर आपको प्रॉपर क्लासिफिकेशन देना पड़ता है कि आप कौन से मेजर हेड में टैक्स डिपॉजिट करा रहे हो, और उसके उस मेजर हेड के माइनर हेड, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट, कौन से हेड में डिपॉजिट करा रहे हो, ये आपको चालान पे करते वक्त ही, चालान जनरेट करते वक्त ही बताना पड़ता है। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट कैसे करा सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ऑनलाइन पेमेंट के मोड बताए हैं और कुछ ऑफलाइन पेमेंट के मोड बताए हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट के मोड, आप कितना भी पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं, इसके लिए कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट में कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और वो ऑथोराइज्ड बैंक से ही होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं हम, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, वो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो किसी भी बैंक से कर सकते हैं। यूपीआई आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, और IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, IMPS, वो भी आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑथोराइज्ड बैंक से ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं या IMPS कर रहे हैं, तो वो आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, ऑथोराइज्ड बैंक से जरूरी नहीं है। अब ऑनलाइन पेमेंट अगर ऑफलाइन पेमेंट अगर कर रहे हैं, तो ऑफलाइन पेमेंट करने के मोड क्या है, NEFT और RTGS। तो NEFT और RTGS आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, एनी बैंक से, और इसके लिए भी कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। NEFT, RTGS आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर द काउंटर, इसका मतलब बैंक में जाकर काउंटर पर खड़े होकर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो कैसे पेमेंट कर रहे होंगे,
आप कैश चेक या डीडी बनाकर, डिमांड ड्राफ्ट बनाकर ले जाएंगे और बैंक में लाइन में खड़े होकर आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा काउंटर पर। इसको हम बोलते हैं ओवर द काउंटर, शॉर्ट में बोले ओटीसी। ओटीसी मोड के थ्रू आप पेमेंट सिर्फ ऑथोराइज्ड बैंक में ही कर सकते हैं। देखिए एनईएफटी, आरटीजीएस एनी बैंक से, और ओटीसी मोड से पेमेंट करना है ऑथोराइज्ड बैंक में जाकर ही लाइन में खड़े होकर आप पेमेंट कर सकते हैं कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। लेकिन इसमें मॉनेटरी लिमिट है। ओटीसी मोड में आपके मॉनेटरी लिमिट है कितनी? अप टू 10,000 पर चालान पर टैक्स पीरियड। ठीक है, तो पर टैक्स पीरियड आप 10,000 से ज्यादा जमा नहीं करा सकते। मैक्सिमम ओटीसी मोड से 10,000 जितना ही डिपॉजिट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और ये 10,000 की लिमिट पर चालान पर टैक्स पीरियड है, पर चालान पर टैक्स पीरियड है। ठीक है, तो इससे ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं करा सकते ओटीसी मोड के थ्रू। अब ये जो ओटीसी मोड के थ्रू 10,000 की लिमिट है, कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो ये 10,000 की लिमिट ओटीसी मोड में कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर डिपॉजिट किया जा रहा है, इफ द डिपॉजिट टू बी मेड बाय, कौन करा रहा है डिपॉजिट? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई कमिश्नर का नोटिफाइड पर्सन अगर डिपॉजिट करा रहा है तो उस पर ये ओटीसी मोड में पेमेंट कर रहा है, 10,000 की लिमिट उस केस में नहीं लगेगी। और दूसरा तरीका, प्रॉपर ऑफिसर रिकवरी करने निकला है, वो रिकवरी कर सकता है आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज की। तो अगर प्रॉपर ऑफिसर आपके प्रीमाइसेस पर आ गया है रिकवरी करने के लिए, तो ओटीसी मोड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 की लिमिट नहीं लगेगी, ज्यादा भी पेमेंट आप ओटीसी मोड से कर सकते हैं फिर उस केस में। ठीक है, और वो उसके पास रिकवरी करने के तरीके क्या है? वो आपके अटैचमेंट कर सकता है, इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी सेल करके आपसे रिकवरी कर सकता है। अब हम समझते हैं प्रॉपर ऑफिसर अथोराइज्ड है आपसे चेक, कैश, डीडी वगैरह लेने के लिए। अगर वो आपके प्रीमाइसेस पर इन्वेस्टिगेशन करने आया है या रेड करने आया है तो आपसे ये सब चेक वगैरह कलेक्ट करने के लिए अथोराइज्ड है, आप उससे चेक का पेमेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं, अभी हमने समझा था कि डिपॉजिट कराने का चालान है पीएमटी 06 और वो 15 दिन तक वैलिड रहता है। जनरेट जब भी आपने कराया ऑनलाइन ही जनरेट होगा जीएसटी की पोर्टल से, और जनरेट होने के फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन 15 दिन तक वो वैलिड रहता है। अब हम समझते हैं, अगर आप चालान के पेमेंट में आपको कोई कमीशन पे करना पड़ रहा है, ठीक है, पेमेंट ऐसे ही नहीं होता है, कमीशन पे करना पड़ता है, तो अगर वो कमीशन कुछ लग रहा है तो वो पे करना, बियर करना किसकी लायबिलिटी है? पर्सन मेकिंग सच पेमेंट। जो भी पर्सन पे कर रहा है उसकी लायबिलिटी है, वो कमीशन पे करना भी उसी की ही लायबिलिटी माना जाएगा। अब हम समझते हैं, जो पर्सन जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है वो अगर कुछ पेमेंट करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो कैसे होगा? उसको कुछ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कराना पड़ेगा जीएसटी की पोर्टल पर जाकर उसको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पेमेंट कराने के लिए टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कराना पड़ेगा, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करा पाएगा पीएमटी 06 चालान के थ्रू। अब हम समझते हैं, जब भी एनईएफटी और आरटीजीएस मोड के थ्रू एनी बैंक से पेमेंट होना है तो बैंक जो पीएमटी 06 चालान है उसके साथ एक मैंडेट फॉर्म भी जनरेट करता है। पीएमटी 06 चालान के साथ एक मैंडेट फॉर्म भी जनरेट होता है। अब अगर पीएमटी 06 चालान 15 दिन के लिए वैलिड है तो ये मैंडेट फॉर्म भी 15 दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो ये कौन से बैंक में डिपॉजिट कराया जाएगा? इट इज सबमिटेड टू बैंक फ्रॉम वेयर पेमेंट इज टू बी मेड। फॉर एग्जाम्पल, कोटक महिंद्रा बैंक ऑथोराइज्ड बैंक नहीं है और मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो मैं मैंडेट फॉर्म कहां से जनरेट करूंगा? कोटक महिंद्रा बैंक से। लेकिन ये चालान मैं कहां डिपॉजिट कराऊंगा एनईएफटी और आरटीजीएस कराने के लिए? फॉर एग्जांपल, एसबीआई ऑथोराइज्ड बैंक है, वहां पर मुझे ये पेमेंट कराना है, तो मेरा अकाउंट तो कोटक महिंद्रा बैंक में है, तो मुझे ये मैंडेट फॉर्म कहां से जनरेट करना पड़ेगा? कोटक महिंद्रा बैंक से। और एनईएफटी और आरटीजीएस कराने के लिए मुझे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई में ले जाना पड़ेगा। अब एसबीआई में गवर्नमेंट का अकाउंट है, वहां पर मुझे ये डिपॉजिट कराना पड़ेगा एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू। तो ये मैंडेट फॉर्म भी मैंने बोला चालान के साथ ही जनरेट होता है, तो पीएमटी 06 चालान अगर 15 दिन के लिए वैलिड है तो ये मैंडेट फॉर्म भी 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अब जैसे ही आपने ऑथोराइज्ड बैंक में जो कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पैसा डिपॉजिट हो गया,
तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है, सिन नंबर जनरेट होता है। ये कौन कलेक्ट करता है? कलेक्टिंग बैंक करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने चालान तो जनरेट किया कोटक महिंद्रा बैंक से, पेमेंट वहां से कटेगा क्योंकि मेरा अकाउंट तो कोटक महिंद्रा बैंक में, लेकिन गवर्नमेंट का अकाउंट एसबीआई में है, तो एनईएफटी आरटीजीएस वगैरह कर रहा हूं मैं अगर, तो कलेक्टिंग बैंक कौन है? एसबीआई। वहां पर ये वो बैंक, कलेक्टिंग बैंक मुझे सिन नंबर जनरेट करके देगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट करके देगा, और ये सब इंडिकेट होगा चालान के ऊपर। अब जैसे ही मुझे कलेक्टिंग बैंक से सिन नंबर रिसीव हो जाएगा, जैसे ही मुझे सिन नंबर रिसीव होगा, तो मैंने जो भी डिपॉजिट कराया है वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और इसके बिहाफ पर मुझे जीएसटी की पोर्टल एक रिसिप्ट जनरेट कर देगी कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करा दिया है, इस बात की रिसिप्ट। लेकिन अगर अगर मेरे बैंक अकाउंट से पेमेंट कट तो गया, मेरे कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट से पेमेंट कट तो गया, लेकिन सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ, तो अगर सिन नंबर जनरेट नहीं हुआ, या जनरेट तो हुआ है लेकिन जीएसटी की पोर्टल को कम्युनिकेट नहीं हुआ, जीएसटी की पोर्टल को कम्युनिकेट होना भी जरूरी है, या तो सिन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ, या फिर जीएसटी की पोर्टल को वो सिन नंबर, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है इस बात की शिकायत कर सकता है पीएमटी 07 फाइल करके जीएसटी की पोर्टल पर, और वो एड्रेस किसको करेगा? जीएसटी की पोर्टल के थ्रू वो एड्रेस करेगा उस बैंक को, ठीक है, जहां पर डिपॉजिट इनिशियल की गई थी, शुरू की गई थी। अब एक बात समझते हैं, अगर बैंक सिन नंबर जनरेट नहीं कर पाया, बैंक अगर सिन नंबर जीएसटी की पोर्टल को कम्युनिकेट नहीं कर पाया, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपडेट कैसे होगा सिन नंबर? दूसरा तरीका एक और है। तो बैंक अगर जीएसटी के पोर्टल को सिन नंबर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो एक दूसरा तरीका और है, उसके बेस पर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो सकता है। तो वो दूसरा तरीका क्या है? आरबीआई ई स्क्रॉल रजिस्टर मेंटेन करती है, जहां से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन पीएमटी 06 की चालान की डिटेल उससे मैच होनी चाहिए, तभी आरबीआई के ई स्क्रॉल रजिस्टर से मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है बैंक सिन नंबर जीएसटी की पोर्टल को कम्युनिकेट करते हैं। अगर कम्युनिकेट नहीं कर पाती, तो दूसरा तरीका है कि आरबीआई का ई स्क्रॉल रजिस्टर के बेस पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो जाएगा। फिर एक बात और समझते हैं, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है कोई, किसी ने उसका टीडीएस डिडक्ट किया अंडर सेक्शन 51, या उससे टीसीएस कलेक्ट किया अंडर सेक्शन 52, तो उसकी क्रेडिट उस रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी क्या? यस। इसको ऐसे समझो, सपोज मैं कोई सप्लायर हूं, मैंने किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई की है, ठीक है, मैं सप्लायर और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेरी सप्लाई का रेसिपिएंट, ठीक है, तो वो रेसिपिएंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मुझ सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ठीक है, और टीसीएस कब एप्लीकेबल होता है? ईसीओ के केस में एप्लीकेबल होता है। ईसीओ टीसीएस कलेक्शन के लिए लायबल होता है, ठीक है। तो अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन का टीडीएस डिडक्ट हुआ है अंडर सेक्शन 51, या उससे टीसीएस कलेक्ट किया गया है अंडर सेक्शन 52, तो उसकी क्रेडिट किसको मिलेगी? उसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी, ठीक है। तो उसी रजिस्टर्ड पर्सन के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो क्रेडिट आएगी। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर मेरा टीडीएस कटा है या मुझसे टीसीएस कलेक्ट हुआ है, ठीक है, तो उस केस में उसकी टीडीएस और टीसीएस की क्रेडिट मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आएगी, ठीक है। अब सुनिए, अगर मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा है, बैलेंस पड़ा है, और मैं उसका रिफंड क्लेम करना चाहता हूं, तो वो कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। जैसे ही मैं रिफंड क्लेम फाइल करूंगा, मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। फिर लेकिन कल को मेरा रिफंड जो क्लेम फाइल हुआ था वो फुल्ली या पार्टली रिजेक्ट हो जाता है, तो टू दैट एक्सटेंड प्रॉपर ऑफिसर पीएमटी 03 में ऑर्डर पास करके वो रिक्रेडिट कर देगा। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, अगर मैंने रिफंड क्लेम फाइल किया था तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से उतना अमाउंट डेबिट हो गया, लेकिन कल को वो रिफंड ग्रांट नहीं हुआ फुल्ली या पार्टली, तो उस सिचुएशन में प्रॉपर ऑफिसर
रिक्रेडिट का ऑर्डर पास करेगा पीएमटी 03 में, और टू दैट एक्सटेंट उतना अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में दोबारा रिक्रेडिट हो जाएगा। अब एक बात और समझते हैं, अगर मेरे को मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में गड़बड़ दिख रही है, डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है कि अमाउंट तो ठीक नहीं है, तो उसकी शिकायत मैं कहां कर सकता हूं? जीएसटी के पोर्टल पर पीएमटी 04 अपलोड कराकर, ऑनलाइन ही अपलोड होगा ये। चलिए अब हम पेमेंट अगर चालान के थ्रू कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो कुछ बेसिक टर्म्स हमको पता होनी चाहिए। वो बेसिक टर्म्स है सीपिन। सीपिन का फुल फॉर्म है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई टैक्स पेयर चालान जनरेट करता है, तो टैक्स पेयर ने जैसे ही चालान सक्सेसफुली जनरेट कर दिया टैक्स पेयर ने, तो ये सीपिन जनरेट हो जाता है। सीपिन का फुल फॉर्म है कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जनरेट कौन कर रहा है? जैसे ही चालान टैक्स पेयर ने जनरेट किया, तो ये सीपिन जनरेट हो जाएगा। ये 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और ये भी 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। तो सीपिन कौन जनरेट कर रहा है? चालान जनरेट करके टैक्स पेयर खुद। अब एक बात समझना, दूसरा सिन नंबर। सिन नंबर कौन जनरेट करता है? बैंक। ठीक है, सिपिन टैक्स पेयर जनरेट करता है और सिन नंबर बैंक जनरेट करता है। तो चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये बैंक जनरेट करता है। जैसे ही आपका ऑनलाइन चालान का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये सिन नंबर जनरेट हो जाता है। ये बेसिकली जो आपके 14 डिजिट का सीपिन जनरेट हुआ था, उसमें बैंक के भी 3 डिजिट का कोड उसके साथ ऐड हो जाता है, और ये सिन नंबर बेसिकली 17 डिजिट का होता है। ठीक है, तो सी पिन आपका 14 डिजिट का होता है, और 14 डिजिट सी पिन के अंदर बैंक कोड के 3 डिजिट ऐड हो जाते हैं, तो टोटल 17 डिजिट का होता है आपका ये सिन नंबर जो बैंक जनरेट करता है। कई लोगों को सी पिन और सिन नंबर का डिफरेंस पता नहीं है, तो ध्यान से सुनो। सी पिन टैक्स पेयर जनरेट करता है और सिन नंबर बैंक जनरेट करता है। सीपिन आपके 14 डिजिट का यूनिक नंबर होता है और सिन नंबर आपका 17 डिजिट का होता है। ठीक है, चलिए अब बीआरएन मतलब बैंक रेफरेंस नंबर। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया चालान के अगेंस्ट, तो बैंक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। और अब एक और टर्म समझते हैं, ईएफपीबी, इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच। देखिए, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है, उसकी ऑल ओवर कितनी ब्रांचेस हैं? खूब सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये फोकल पॉइंट ब्रांच का मतलब क्या होगा? एचडीएफसी की ऑल ओवर हो सकता है 500 ब्रांचेस हैं, 500। उसमें से एचडीएफसी एक बैंक को ऑथोराइज कर लेंगे, तो एक बैंक को वो डिक्लेयर कर देंगे कि नॉमिनेट कर लेंगे सिर्फ एक ब्रांच को कि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच है। ठीक है, और वो ही इस टाइप के जो पेमेंट होंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, वो पूरे इंडिया, एक ही ब्रांच पूरे इंडिया के इस तरीके के ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को मैनेज करेगी। तो जो ऑल ओवर इंडिया जो एक ही ब्रांच है जो इस तरीके के ऑनलाइन पेमेंट को चेक करेगी, मैनेज करेगी, वही कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट ब्रांच, वही कहलाती है। अब हम समझते हैं ये जीएसटी का पोर्टल, ये चालान जो है जीएसटी की पोर्टल पे जाके आपको ऑनलाइन जनरेट कराना पड़ता है, और ये अलग अलग जनरेट नहीं कराना पड़ता है कि सीजीएसटी का अलग, एसजीएसटी का चालान अलग, आईजीएसटी का चालान अलग। एक ही चालान के अंदर हम समझ चुके मेजर हेड होते हैं। ठीक है, एक ही चालान के अंदर मेजर हेड होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस। फिर उन मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होते हैं। तो ये सारी डिटेल आपके चालान के ऊपर होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना होता है कि आईजीएसटी अलग चालान के थ्रू भरें और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सीजीएसटी अलग चालान से भरें, ऐसा नहीं होता है। एक ही चालान के अंदर सारे टैक्सेस पे हो जाते हैं। ठीक है, बट ये जो जीएसटी का चालान है पीएमटी 06 जीएसटी के पोर्टल पर ही ऑनलाइन जाकर जनरेट करना पड़ता है। अब हम समझते हैं रूल 85, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, शॉर्ट में बोले ईएलआर। ठीक है, ये पीएमटी 01 फॉर्म में जीएसटी की पोर्टल पर मेंटेन होता है हर पर्सन के लिए, और टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस वगैरह, कितनी लायबिलिटी थी, कितना अमाउंट पेबल है, ये सब उसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो जो भी अमाउंट पेबल है वो डेबिट हो जाएगा इस रजिस्टर से। और इससे क्या क्या डेबिट होगा, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से क्या क्या डेबिट होगा, सुनिए। आपका जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट पेबल है एज पर रिटर्न फाइल, आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके हिसाब से, मतलब आपकी ये सेल्फ
एडमिटेड लायबिलिटी है, सेल्फ एसेस्ड लायबिलिटी है, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से। तो आप जो रिटर्न फाइल करके जितना टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट की लायबिलिटी एडमिट कर रहे हैं, वो इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से डेबिट हो जाएगा। फिर कोई डिमांड निकाली है प्रॉपर ऑफिसर ने टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट की, तो कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई थी, प्रॉपर ऑफिसर ने कोई डिमांड निकाली आपकी, वो इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से डेबिट हो जाएगी। और कोई टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह का मिसमैच है, मिसमैच की वजह से कोई अमाउंट पेबल आ गया है, तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से डेबिट हो जाएगा। और सबसे लास्ट में इंटरेस्ट, वो इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से डेबिट हो जाएगा। फिर सेक्शन 49 ए 49 बी के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी लायबिलिटी है, जो भी आपकी लायबिलिटी है, वो डेबिट होगी आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और कैश लेजर से डेबिट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगी। तो सुनिए मैंने क्या बोला, आपकी जो भी लायबिलिटी है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट हो जाएगी और आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। डेबिट क्रेडिट इस तरीके से मेंटेन होगा। अब इसके अलावा आपका जो टीडीएस है, टीडीएस और टीसीएस, वो आप कैसे पे कर सकते हैं, या आपका आरसीएम वाला टैक्स है, या कंपोजिशन वाला टैक्स है, या आपका कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर अमाउंट, लेट फीस वगैरह ड्यू है, तो वो कैसे पे होगा। ये सब अगर आपको पे करना है, टीडीएस आपने डिडक्ट किया है वो पे करना है, टीसीएस आपने कलेक्ट किया है वो पे करना है, या आपका आरसीएम वाला टैक्स है या कंपोजिशन वाला टैक्स है, या आपका और कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस, अदर अमाउंट पेबल है, तो वो सब कैसे पे होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट हो जाएगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ईएलआर क्रेडिट हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट सेम अमाउंट से। फिर अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से डिमांड डेबिट हुई है, डिमांड डेबिट हो गई थी इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर से, वो डिमांड अगर बाद में रिड्यूस हुई, वो डिमांड बाद में रिड्यूस हुई, क्यों, किसी अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट ने हमको कोई रिलीफ दी, जिसकी वजह से वो डिमांड रिड्यूस हो गई और वो हमको रिलीफ मिली, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर टू दैट एक्सटेंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रिलीफ के अमाउंट से जितनी आपकी डिमांड रिड्यूस हुई, आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्रेडिट हो जाएगा। फिर बात करते हैं, आप पर कोई पेनल्टी लगी और वो बाद में रिड्यूस हुई, पेनल्टी डेबिट हो गई थी बट बाद में वो क्या हुई, रिड्यूस। उस रजिस्टर्ड पर्सन को कोई शो कॉज नोटिस या डिमांड ऑर्डर मिला था जिसकी वजह से उस पर कोई पेनल्टी लगी, अगर वो पेनल्टी रिड्यूस हुई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर टू दैट एक्सटेंट क्रेडिट हो जाएगा। डिमांड रिड्यूस हुई तो आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर टू दैट एक्सटेंट क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको इस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर ईएलआर के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है तो आप अपने ऑफिसर को डिस्क्रिपेंसी कम्युनिकेट कर सकते हो, कुछ गड़बड़ नजर आ रही है, अमाउंट अलग, कुछ होने कुछ और चाहिए थे, अलग नजर आ रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कुछ डिस्क्रिपेंसी अगर नजर आ रही है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा PMT04, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं रूल 86A और एक और पढ़ेंगे हम रूल 86B। दोनों ही बेसिकली एक ही बात से रिलेटेड है। आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ी है उसके यूटिलाइजेशन को लेकर, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके आईटीसी का जो अमाउंट अवेलेबल है उसके यूज को लेकर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं कि वो आईटीसी आप यूज नहीं कर सकते। तो ये कौन करेगा, कमिश्नर या उसका अथोराइज्ड पर्सन जो असिस्टेंट कमिश्नर से बिलो रैंक का नहीं होना चाहिए, अगर उनको रीजन टू बिलीव है, उनको इस बात का रीजन टू बिलीव है कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस है वो आपने फ्रॉडुलेंटली अवेल किया है, मतलब आईटीसी आपने गलत तरीके, गलत हथकंडे अपनाकर अवेल की है, या वो आईटीसी लेने के लिए आप एलिजिबल ही नहीं हो, तो उस सिचुएशन में कमिश्नर या अथोराइज्ड पर्सन आपके इस आईटीसी यूटिलाइजेशन करने पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं।
ये रेस्ट्रिक्शंस कौन से सर्कमस्टांसेस में इंपोज होके? पहली सिचुएशन है, आपने आईटीसी अवेल कर ली टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और अदर डॉक्यूमेंट के बेस पर, जो कि एक रजिस्टर्ड सप्लायर ने इशू किया, लेकिन वो रजिस्टर्ड सप्लायर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब वो मिल ही नहीं रहा है, वो नॉन एग्जिस्ट करता है, वो है ही नहीं। सप्लायर रजिस्टर्ड है बट वो नॉन एग्जिस्टेंट है, या वो अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस जिसके रेस्पेक्टिव में उसने रजिस्ट्रेशन लिया था उस सप्लायर ने, उससे उसने आपको वो बिजनेस कंडक्ट ही नहीं कर रहा है। तो जिस रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने सप्लाई ली, उसने अपने जिस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया वहां से वो बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, इसका मतलब वो सप्लायर फर्जी है, ठीक है। या आपने फर्जी इनवॉइस लिया है, आपको एक्चुअल में कोई सप्लाई नहीं मिली गुड्स और सर्विस की, आपने ऐसे ही इनवॉइस ले लिया और उस इनवॉइस के बेस पर आप गलत आईटीसी आपने अवेल कर लिया और वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है। या ऐसी कोई सप्लाई जिसका टैक्स चार्ज सप्लायर ने किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, टैक्स सप्लायर ने चार्ज किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो हम बात कर रहे हैं फर्जी सप्लायर की, या फर्जी इनवॉइस है, या उस सप्लायर ने आपसे, आप रेसिपिएंट हो, आपसे उसने जो टैक्स चार्ज किया है वो उसने गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं कराया, ठीक है। तो ऐसी आईटीसी के रेस्ट्रिक्शन पर गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। अब बात करते हैं, आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, आप आईटीसी अवेल कर रहे हो, लेकिन आप फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टेंट हो, आपको गवर्नमेंट ढूंढ रही है लेकिन आप मिल नहीं रहे हो, मतलब आप एक्चुअल में हो ही नहीं, आपने कोई फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन करा लिया था, आप रेसिपिएंट हो और आप वास्तव में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, तो ये आईटीसी गवर्नमेंट आपको यूज करने पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। या आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो तो सही, लेकिन आप अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो जिस प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आपने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया था वहां से आप कोई बिजनेस ही कंडक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। और तीसरा केस, आप रजिस्टर्ड रेसिपिएंट हो, आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, लेकिन आपके पास पोजीशन में कोई टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पर आप आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो आपके पोजीशन में ही नहीं है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ऐसी बात हमने पढ़ा था, सेक्शन 16 पढ़ा था हमने आईटीसी चैप्टर में कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए पोजीशन में, डेबिट नोट, अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बेसिस पर ही हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड रूल पढ़ा था हमने आईटीसी चैप्टर में, रूल 36। तो आप सेक्शन 16 और रूल 36 का कॉन्ट्रावेंशन करके अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, तो ये आईटीसी यूज करने पर कमिश्नर और अथॉराइज्ड पर्सन, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी तो है, लेकिन उसके यूटिलाइजेशन पर वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करने के लिए उनको रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और वो क्या बोलेंगे, ये आईटीसी अलाउ यूज करना आपको अलाउ नहीं है, किसके पेमेंट में, आप अपनी कोई भी लायबिलिटी इस आईटीसी से डिस्चार्ज नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके जो अनयूटिलाइज आईटीसी पड़ी है, अगर आपने उसका रिफंड क्लेम फाइल किया है तो उसका रिफंड भी आपको इस केस में नहीं दिया जाएगा। अब हम समझते हैं, अगर कमिश्नर या वो अथॉराइज्ड पर्सन इस बात से सेटिस्फाइड है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी को क्लेम करने पर गलत रेस्ट्रिक्शन लगा और वो रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके बेस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो वो ये रेस्ट्रिक्शन विड्रॉ कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब अगर रेस्ट्रिक्शन लगा भी है तो मैक्सिमम 1 ईयर तक रहेगा, ठीक है। 1 ईयर, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर तक ही रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन अपने आप हट जाएंगे, समझे बात। अब एक बात और समझते हैं, एक रूल ऐसा ही जिसका हेडिंग सेम ही है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो आईटीसी पड़ी है उसका आप यूज नहीं कर पाएंगे। इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं रूल 86B। इसमें क्या बोला, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जिसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, वो अपनी टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का क्रेडिट यूज करके ज्यादा 99% से ज्यादा क्रेडिट यूज नहीं कर सकता। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 99% से ज्यादा वो यूज नहीं कर सकता आईटीसी। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ कि उसे टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 1% कैश में पे करना है। टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का कम से कम 1% कैश में पे करना है। तो
इस उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी भी है, लेकिन वो अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का ज्यादा से ज्यादा उससे कम से कम 1% तो कैश में उसको पे करना ही रहेगा। भले ही उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी पड़ी है, तब भी वो आईटीसी यूज नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट उससे जबरदस्ती कम से कम 1% कैश में भरवा के रहेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने इंटर स्टेट सप्लाई की है फरवरी मंथ में 100 लैक्स की, और उस पर टैक्स रेट है 18%, तो वो आउटपुट जीएसटी बनेगा 18 लाख। 100 लैक्स का 18%, 18 लाख उसका आउटपुट टैक्स बनता है। ठीक है, और उसके आईटीसी अवेलेबल है, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है 20 लाख। ठीक है, तो अब वो क्या सोचेगा कि मेरे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है 20 लाख और मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 18 लाख, तो मैं पूरा ही 18 लाख आईटीसी यूज करके पे कर देता हूं, और तब भी मेरी बैलेंस आईटीसी बची रहेगी 2 लाख। ऐसा उसकी सोच है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये रूल 86B बनाकर उसके इस सोच पर पानी फेर दिया है। कैसे, सुनिए। गवर्नमेंट का कहना है उसका आउटपुट टैक्स कितना बनता है, 18 लाख बनता है। 18 लाख का 18 लाख का उसे 1% मतलब 18,000 कैश में ही भरना है। ठीक है, तो अगर उसे 18 लाख भरना है, उसमें से 18,000 कम से कम उसको कैश में भरना है। इसका मतलब वो बाकी का 17,82,000 इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करवा पाएगा। अगर उसका, ध्यान से सुनो, आउटपुट टैक्स अगर उसका 18 लाख बन रहा है, तो उसका 1% कम से कम, तो 18 लाख का 1% 18,000 उसको कैश में भरना है। तो वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी भले ही 20 लाख पड़ी है, तो भी वो कितना यूज कर पाएगा, 18 लाख में से वो 18,000 उसको अगर कैश में पे करना है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 17,82,000 ही आईटीसी यूज कर पाएगा। अब उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भले ही 20 लाख की आईटीसी पड़ी है, तब भी वो यूज कितनी कर पाएगा, 17,82,000। समझे बात। अब हम समझते हैं, अगर कमिश्नर या ऑथोराइज पर्सन चाहे तो, अगर उनको ठीक लगता है, तो ये रेस्ट्रिक्शन रिमूव कर सकते हैं वेरिफिकेशन करके, और सब्जेक्ट टू सम सेफगार्ड्स, जो भी वो लगाना चाहे सेफगार्ड्स वगैरह, वो लगाकर वेरिफिकेशन करके वो ये रेस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं उस रजिस्टर्ड पर्सन से। ठीक है, अब लेकिन ये जो 1% आपको टोटल आउटपुट टैक्स का 1% कम से कम कैश में भरना है, ये रेस्ट्रिक्शन बिग केसेस में ही लगेगा, बड़े एसएससीज, बड़े टैक्स पेयर पर ही लगेगा, जिनकी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल को मैं अंडरलाइन करता हूं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मंथली इन ए मंथ 50 लाख से ज्यादा है। मंथली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख से ज्यादा है, तो उन लोगों पर ही ये रूल 86B एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इस वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर हमको पता है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड नहीं है। ठीक है, और एग्जाम सप्लाई में क्या क्या कवर होता है आपको पता है, निल रेटेड सप्लाई, या जो होली एग्जाम्प्ट है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, वो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो सब नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाता है। तो जब मैं बोलता हूँ एग्जाम सप्लाई, तो उसके 3 पार्ट होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला पार्ट निल रेटेड सप्लाई, दूसरा होली एग्जाम्प्ट, और तीसरा आपका कौन सा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, वो एग्जाम सप्लाई। तो इस 50 लाख में वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ही काउंट होगी। दूसरा, जीरो रेटेड सप्लाई भी काउंट नहीं होगी टैक्सेबल सप्लाई पे। अब जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट करना और सप्लाई टू सेज यूनिट, सेज यूनिट को सप्लाई करना क्या माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई होती है, वो भी इस 50 लाख की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर काउंट नहीं होगी। अब सुनिए, मैंने अभी बोला ये रेस्ट्रिक्शन जो है बड़े केसेस में ही लगेगा, जिन लोगों की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन ए मंथ 50 लाख से एक्सीड करती है, उन पर ही ये रूल 86B लगेगा। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ लोगों पर ये रूल लगेगा ही नहीं। पहला केस है रजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स पे कर दिया मोर देन 1 लाख, इनकम टैक्स पे कर दिया। ऐसे 2 फाइनेंशियल ईयर, लास्ट वाले 2 फाइनेंशियल ईयर जिनका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट
जा चुकी है और उन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का दोनों ईयर में उसने मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है, तो उस रजिस्टर्ड पर्सन पर ये रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन अपने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जिनका आईटीआर फाइल करने का टाइम एक्सपायर हो चुका है, उन ईच ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब दोनों ईयर में उसने मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है, तो उसको ये जीएसटी में रूल 86 बी एप्लीकेबल नहीं होगा। या प्रोप्राइटर है, या अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन करता है, नहीं रजिस्टर्ड पर्सन एचयूएफ है, तो कर्ता ने अगर इस तरीके से पास्ट 2 इयर्स में, अगर ईच ऑफ ईयर में, पास्ट 2 इयर्स में, दोनों ही साल में उसने अगर इनकम टैक्स पे किया हुआ मोर देन 1 लाख, पे किसने किया है? कर्ता ने, तो ये रेस्ट्रिक्शन एचयूएफ पर नहीं लगेगा। अब ठीक इसी मैनर में समझते हैं हम, कंपनी पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा या पार्टनरशिप पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उसके कम से कम 2 पार्टनर ने या कम से कम 2 होल टाइम डायरेक्टर्स ने, अगर पार्टनरशिप फर्म, देखिए पार्टनरशिप फर्म पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, अगर उसके कम से कम 2 पार्टनर ने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर जिनका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है, उन 2 फाइनेंशियल ईयर में, ईच फाइनेंशियल ईयर में कम मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया है, और कंपनी के केस में उसके एटलीस्ट 2 होल टाइम डायरेक्टर ने अगर इस तरीके से मोर देन 1 लाख इनकम टैक्स पे किया हुआ है, तो कंपनी पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। रूल 86 भी नहीं लगेगा। फिर अब एक बात और सुनिए, कोई पर्सन जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर उसको प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख जीएसटी का रिफंड क्लेम फाइल किया है, अब मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं, अगर उसने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 1 लाख जीएसटी का रिफंड क्लेम फाइल किया और उसको रिसीव हो गया, तो उन लोगों पर भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। लेकिन वो रिफंड रिसीव क्यों हुआ? ड्यू टू अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। वो रिफंड किसका था? अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का था, और वो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी उसकी क्यों थी जो उसको रिफंड क्लेम करना पड़ा, ठीक है। तो ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी उसकी मोर देन 1 लाख उसका उसको रिफंड मिला, ठीक है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, अगर उस रजिस्टर्ड पर्सन को अनयूटिलाइज्ड आईटीसी रह रही थी उसकी। अब ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी उसकी इकट्ठी कैसे हुई? उसकी ये अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इकट्ठी हुई, वो जीरो रेटेड सप्लाई करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है या डीम्ड एक्सपोर्ट करता है, सप्लाई करता है सेल्स यूनिट को, तो उस पे उसका आउटपुट टैक्स नहीं बनता। लेकिन वो जो इनवर्ट सप्लाई लेता है ना, उस पे उसके इनपुट टैक्स लग के आता है, उसकी वो आईटीसी उसको मिलती है। तो एक्सपोर्टर को आईटीसी मिलती तो है, लेकिन वो एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर उनका आउटपुट टैक्स नहीं बनता, तो वो उनकी आईटीसी इकट्ठी होती रहती है, एक्यूमुलेट होती रहती है, और उनको फिर वो रिफंड क्लेम करना पड़ता है अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, एज पर सेक्शन 54। और दूसरा है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अच्छा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है पता है? आपके इनपुट्स पर इनपुट टैक्स की रेट ज्यादा है और आपके आउटपुट पर आउटपुट टैक्स कम बनता है। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, ढंग से समझना। आपके इनपुट पर इनपुट टैक्स रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से आपकी आईटीसी ज्यादा इकट्ठी होती है, लेकिन आपका आउटपुट टैक्स, आपके आउटपुट सप्लाई पर आउटपुट टैक्स कम है, इसलिए आपका आउटपुट टैक्स कम बन रहा है, तो आपके पास हमेशा इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस पड़ा रहेगा। अब ये आपकी आईटीसी अनयूटिलाइज रहेगी, तो आप जाहिर सी बात है रिफंड क्लेम करोगे, और वो रिफंड आपको रिसीव हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, और वो मोर देन 1 लाख था, तो उस केस में भी ये रूल 86 भी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब थर्ड वाला एक्सेप्शन बहुत ध्यान से सुनेंगे, टेक्निकल है, ध्यान से सुनना। अगर एक एग्जांपल से ही बात करते हैं, ठीक है, 1 लाख क्या आपका जो भी आउटपुट टैक्स है ना, उसका कम से कम 1% आपको कैश में पे करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। सुनिए, आपका करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अप टू अगस्त तक, अप टू अगस्त मंथ तक अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती थी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 30 लाख, ठीक है, आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती थी 30 लाख, उसका 1% निकालो, 30,000 ही बनता है। तो 30 लाख आपका आउटपुट टैक्स है अगस्त मंथ तक, टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर का मतलब अप्रैल टू अगस्त तक का, अप्रैल टू अगस्त तक का आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है 30 लाख, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है 30 लाख, उसका 1% 30,000 अगर आपने कैश में पे कर दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर 30% बनता है आपका 30 लाख,
30 लाख आपका आउटपुट टैक्स बनता है, उसमें से आपको 1% ही कैश में भरना है 30,000, लेकिन आपने एक्चुअल में पे कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, लाइबिलिटी तो 1% 30,000 ही बनती है, 30 लाख का 1% 30,000 ही बनती है कैश में पे करना, लेकिन आपने 1 लाख पे कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, ठीक है। तो और बैलेंस आपने क्रेडिट लेजर से पे किया था, एम्प्लॉयड है ये तो। अब सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर लूं कारण, और एक टेक्निकल पॉइंट आएगा, फिर वो आप बोलेंगे कि नहीं अब आगे से समझ में आना बंद हो गया है। सुनिए दोबारा, आपका अप्रैल करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आपका अप्रैल टू अगस्त तक की बात कर रहा हूं। अप्रैल टू अगस्त तक आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी टोटल बनती थी 30 लाख, उसका 1% एटलीस्ट कैश में पे होना चाहिए, तो 30 लाख का 1% 30,000 कैश में पे होना चाहिए, होना तो 30,000 ही कैश में चाहिए, लेकिन अगर आप 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डिपॉजिट करा चुके हो, ठीक है, तो अब सितंबर मंथ आया, अब आगे की बात कर रहा हूं, सितंबर मंथ आया और सितंबर मंथ में आपने 50 लाख की सप्लाई की है, टैक्सेबल टर्नओवर आपका 50 लाख है, ठीक है। तो आपका, सुनिए दोबारा, मैं अगस्त तक की बात कर रहा हूं, आपका आउटपुट टैक्स बनता है 30 लाख, ठीक है, आपका आउटपुट टैक्स बनता है, इसका 1% आपका कैश में पेड होना चाहिए, मतलब 30,000 होनी चाहिए, लेकिन आपने तो 1 लाख पे कर रखा है कैश में। अब अगर सितंबर मंथ आया और उसमें आपकी सप्लाई 50 लाख अगर है, सप्लाई 50 लाख है, टैक्सेबल सप्लाई आपका 50 लाख है, टैक्सेबल टर्नओवर आपका 50 लाख है, तो इस सिचुएशन में आपका इस टैक्सेबल सप्लाई पर जो भी टैक्स बनेगा वो तो ज्यादा ही पे हो रखा है कैश में, ठीक है। इस महीने का जो भी टैक्स बनेगा सितंबर मंथ का, वो आपका कैश में देखा जाए। अब अगस्त तक 30,000 तक ही कैश में पे करने की लायबिलिटी थी, लेकिन अगस्त तक ही आपका 1 लाख कैश में पेड था, तो सितंबर में आप पर 1% कैश में पे करने का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। रीजन, आप ऑलरेडी कैश में ज्यादा जमा करा चुके हो, ये जो 1% वाला रूल है क्यूमुलेटिवली देखा जाएगा, सितंबर तक भी देखा जाएगा, मतलब अप्रैल टू सितंबर तक फिर देखेंगे, अप्रैल टू सितंबर फिर देखेंगे कि 1% कैश में भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ है। अब समझते हैं हम फोर्थ एक्सेप्शन, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या पीएसयू है, लोकल अथॉरिटी स्टेचुटरी बॉडी है, तो उन पर भी ये 1% कैश में पे करने वाला प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होगा। अब कई स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ये 1% किसका चेक करना है, अरे टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1%, टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% कैश में पे करना है, ठीक है। भले ही आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी का बैलेंस पड़ा हो, तब भी आपको अपने टोटल आउटपुट टैक्स का 1% कैश में पे करना है, यह है आपका रूल 86B। लेकिन कुछ लोगों को एक्सेप्शन में डाल रखा है, तो उन पर यह रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 50 की। अगर आप डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 50। सेक्शन 50 के सबसेक्शन 1 में क्या बोला, अगर कोई पर्सन ड्यू डेट तक टैक्स का पेमेंट नहीं करता, देखिए सेक्शन 39 के अंदर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट दे रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट क्या है मंथली फाइलर्स के लिए, अगले महीने की 20 तारीख। तो क्या टैक्स पे करने के लिए भी यही ड्यू डेट है? यस, सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो है वही टैक्स पेमेंट करने की भी ड्यू डेट है। तो कोई पर्सन अगर ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं करता, टैक्स पे नहीं करता, तो उस पर्सन को 18% पर एनम की रेट से उसका जो भी टैक्स पेबल बनता है, ठीक है, टैक्स पेबल उसका जो भी बनता है उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर उसने जो भी सप्लाईज की है, उस पर उसका जो भी टैक्स पेबल बनता है, उस टैक्स पेबल पर उसको 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और ये वो कैसे टैक्स पेबल कैसे निकालेगा, टैक्स पेबल वो इस तरीके से निकालेगा, अगर उसका आउटपुट टैक्स फॉर एग्जांपल 10 लाख है और उसके पास आईटीसी पड़ी है 7 लाख, तो उसको इन जनरल इंटरेस्ट 3 लाख पर ही देना है, जो उसका नेट कैश लायबिलिटी है,
ठीक है। इंटरेस्ट वैसे तो कई लोग ये बोल सकते हैं कि 10 लाख पे कंप्यूट होना चाहिए, बट जनरल प्रोविजन समझिए, जो उसके आईटीसी का बैलेंस पड़ा है वो लेस हो जाएगा और उसका अब नेट टैक्स पेबल जो कैश में बनता है 3 लाख, उस पर ही इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। तो इंटरेस्ट इस 3 लाख नेट कैश लायबिलिटी पर ही कंप्यूट होगा, जो उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना है। अब तो नेट कैश टैक्स लायबिलिटी पर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आईटीसी एडजस्ट करने के बाद। अब एक खास बात सुनिए, फॉर एग्जाम्पल किसी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट पड़ा था, ठीक है, कब तक? रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट पड़ा था, ठीक है, और वो पर्सन रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहा है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अमाउंट पड़ा है उसका ड्यू डेट को, और वो रिटर्न लेट फाइल कर रहा है, मतलब ड्यू डेट के बाद कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ये उसका डेबिट होगा पेमेंट ऑफ टैक्स उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। तो अब इंटरेस्ट उस अमाउंट में नहीं लगेगा जो ऑलरेडी उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जितना बैलेंस एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पड़ा है, आप ड्यू डेट के बाद टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, तो उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो पैसा तो उसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा है, ठीक है। चलिए अब एक बात और, अगर कोई पर्सन रिटर्न फाइल कर रहा है सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल कर रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई है डिमांड की, सेक्शन 73, 74, 74A डिमांड और रिकवरी के प्रोविजंस है। अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इन सेक्शन में इनिशिएट हो गई हैं और उसके बाद उसने रिटर्न फाइल किया, तो उस सिचुएशन में नेट कैश टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट कंप्यूट नहीं होगा, उस सिचुएशन में ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। अब समझते हैं हम ये इंटरेस्ट कंप्यूट होने की पीरियोडिसिटी क्या है, कितने पीरियड का लगेगा। ध्यान से सुनना, जो टैक्स पेमेंट करने की ड्यू डेट है उस दिन से नहीं, उसके अगले दिन से लगना शुरू होगा। जैसे मैंने अभी बोला था, जो जैसे जीएसटीआर 3B फाइल करने की ड्यू डेट क्या है मंथली फाइलर्स के लिए, अगले महीने की 20 तारीख, और टैक्स पेमेंट करने की भी यही ड्यू डेट है, तो इंटरेस्ट 21 तारीख से लगना शुरू होगा, 20 तारीख से नहीं, ड्यू डेट से नहीं, उसके अगले दिन से लगना शुरू होगा। और कब तक लगेगा? अप टू एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। अब सुनिए, अगर किसी पर्सन ने आईटीसी गलत अवेल कर ली और उसको यूटिलाइज भी कर लिया, अवेल कर ली यूटिलाइज नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवेल कर ली, रॉन्गली अवेल्ड है वो आईटीसी और उसको यूटिलाइज भी कर लिया, तो उस सिचुएशन में उसने जो आईटीसी अवेल, रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज कर ली है, तो उस पर भी उसको 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ऐसा सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में दे रखा है। इससे रिलेटेड हम रूल पढ़ेंगे, रूल 88B। और आपको पता है कि ये इंटरेस्ट लायबिलिटी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करानी होती है, इंटरेस्ट आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे नहीं करा सकते। अब हम पढ़ते हैं रूल 88B कि ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। इसमें अलग अलग सिचुएशंस दे रखी है। अगर आपका रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल हो गया है, अप टू ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल हो गया है, लेकिन टैक्स अनपेड है, रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल हो गया लेकिन टैक्स अगर पेड नहीं हुआ है फुल्ली और पार्टली, तो उस सिचुएशन में आपकी जो ग्रॉस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है आईटीसी लेस नहीं करके, जो ग्रॉस है वो उस पर ये इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। और अगर आपने रिटर्न फाइल ड्यू डेट के बाद किया है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपके नेट टैक्स लायबिलिटी जो आपको कैश लेजर से पे करनी है, नेट कैश टैक्स लायबिलिटी, उस पर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। और इस केस में इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का लगेगा वो बात हम कर चुके हैं। ड्यू डेट से अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा और अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट इंटरेस्ट लगेगा। कई लोग सोचते हैं ड्यू डेट से ही लगना शुरू हो जाता है, नहीं, उसके अगले दिन से लगना शुरू होता है और अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ टैक्स वहां तक लगता है। लेकिन अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर दी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में कि उस केस में भी इंटरेस्ट लगता है 18% की रेट से। तो वो किस पे लगेगा? जितना आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर ली। और कितने पीरियड का लगेगा? जिस दिन आपने ये रॉन्ग यूटिलाइजेशन कर लिया
और जिस दिन आप वो आईटीसी जो आपने रॉन्ग यूटिलाइज कर दिया वो रिवर्स कर दी या पे कर दी, तो इस डेट तक का इंटरेस्ट लगेगा। कहां से शुरू होगा? जिस दिन आपने आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज कर ली, वहां से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। और कब तक का लगेगा? जब तक आप ये आईटीसी रिवर्स नहीं करते। रिवर्स तब कर पाओगे जब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एट दैट टाइम बैलेंस अवेलेबल होगा। लेकिन अगर एट दैट टाइम बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो वो आईटीसी के इक्विवेलेंट आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जब तक आप पेमेंट करोगे तब तक वो रॉन्गली यूटिलाइज्ड आईटीसी का जब आप पेमेंट करोगे तब तक के पीरियड का आप पर इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम की रेट से। अब आईटीसी कब जो आपने रॉन्गली अवेल कर दी थी वो रॉन्गली यूटिलाइज भी कब मानी जाएगी? रॉन्गली अवेल तो कर ली, रॉन्गली यूटिलाइज उसको कब माना जाएगा? तो जो आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल कर दी, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना बैलेंस ही नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उतना बैलेंस ही नहीं है जितनी आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल और यूटिलाइज कर दी। तो टू दैट एक्सटेंट माना जाएगा कि आपने आईटीसी को यूटिलाइज भी रॉन्गली कर लिया है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला। पर आपने फॉर एग्जांपल आपने आईटीसी अवेल कर ली, यूटिलाइज कर ली रॉन्ग 1 लाख, तो ये आपको रिवर्स करनी है या पे करनी है। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का बैलेंस देख रहे हैं, उसके अंदर 60,000 ही अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा कि आपने आईटीसी किस एक्सटेंट तक रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज किए? रिमेनिंग 40,000 आपने रॉन्गली अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया है, इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब डेट ऑफ यूटिलाइजेशन समझते हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एट दैट मोमेंट कम बैलेंस पड़ा है और आपने आईटीसी ज्यादा अवेल और यूटिलाइज कर ली थी, तो यूटिलाइजेशन कब से कब तक मानेंगे हम? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन कब मानेंगे? जिस दिन आपका वो सेक्शन 39 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी, ड्यू डेट से एक्चुअल डेट तक, ड्यू डेट से रिटर्न फाइल करने की, ड्यू डेट से रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट तक, दोनों में से जो भी अर्लियर हो। ठीक है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट, ड्यू वो माना जाएगा आपका डेट ऑफ रॉन्ग यूटिलाइजेशन। ठीक है, और अदर केसेस में कब माना जाएगा? जिस दिन आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से वो आईटीसी डेबिट हुई, उस दिन उसका डेट ऑफ यूटिलाइजेशन रॉन्गली माना जाएगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ये हम आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज हो गई। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं आईटीसी आपकी रॉन्गली आपने अवेल भी कर ली प्लस यूटिलाइज भी कर ली, रॉन्गली अवेल भी कर ली, यूटिलाइज भी कर ली। इधर आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस चेक करेंगे। तो जब वो बैलेंस चेक करेंगे तो क्या टैक्स कंपोनेंट वाइज देखेंगे कि आईजीएसटी का कितना है, इधर आईजीएसटी कितना रॉन्गली अवेल कर लिया। ठीक है, सीजीएसटी का क्या टैक्स कंपोनेंट वाइज देखेंगे, गवर्नमेंट का कहना नहीं, इंडिविजुअली नहीं देखेंगे हम। तो सारी जो आपके आईटीसी है, एसजीएसटी की हो चाहे इसकी आईजीएसटी की हो, सीजीएसटी की हो, एसजीएसटी की हो, यूटीजीएसटी की हो, ठीक है, वो एग्रीगेट करके देखेंगे। ठीक है, तो इसका भी एग्रीगेट होगा तो हम मानेंगे कि आईटीसी का गलत यूटिलाइजेशन हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल कर ली, यूटिलाइज कर ली, ये भी एग्रीगेट देखेंगे। ये सपोज 10 लाख है और एट दैट टाइम आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बैलेंस एग्रीगेट है आपके 7 लाख, तो 3 लाख की आपकी आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड रॉन्गली यूटिलाइज मानी जाएगी। ठीक है, तो एग्रीगेट देखना है। लेकिन ये एग्रीगेट जब हम देख रहे हैं इसके अंदर हम किस किस की आईटीसी देखेंगे? आईजीएसटी की, सीजीएसटी की, एसजीएसटी की और यूटीजीएसटी की। इसके अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कारण जीएसटी कंपनसेशन सेस की आईटीसी सिर्फ आउटपुट जीएसटी कंपनसेशन सेस को पे करने में यूटिलाइज होती है, इसलिए वो इस एग्रीगेट के अंदर शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि हम टैक्स कंपोनेंट वाइज आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज हो गई, वो टैक्स कंपोनेंट वाइज इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, वो हम एग्रीगेट देखेंगे, एग्रीगेट टू एग्रीगेट देखेंगे। क्लियर? चलिए अब समझते हम सेक्शन 53 ऑफ सीजीएसटी एक्ट या हम आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 18 भी सेम बात बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ आईटीसी। अब
एक बात हमने जो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर में समझी थी कि हम आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं, सीजीएसटी की आईटीसी हम अगर आईजीएसटी के पेमेंट में यूज कर रहे हैं कर सकते हैं, या आईजीएसटी की आईटीसी हम सीजीएसटी के पेमेंट में यूज कर सकते हैं, और आईजीएसटी की आईटीसी हम एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के पेमेंट में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ऐसा पढ़ा था कि उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को भी फंड ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर सीजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी के पेमेंट में यूज हो गई है, बिजनेसमैन को अलाउड है, सीजीएसटी की आईटीसी आईजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में उसको यूज करना अलाउड है, ठीक है। तो वो यूज अगर कर लेता है तो गवर्नमेंट अपने सीजीएसटी अकाउंट से आईजीएसटी अकाउंट में इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर कर देगी, गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब सुनिए, अगर आईजीएसटी की आईटीसी सीजीएसटी के पेमेंट में यूज हुई है तो गवर्नमेंट को भी अपने आईजीएसटी अकाउंट से सीजीएसटी अकाउंट में इक्विवेलेंट अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब तीसरी बात और समझिए, अगर आईजीएसटी की आईटीसी एसजीएसटी या यूटीजीएसटी आउटपुट टैक्स के पेमेंट में यूज हुई है तो गवर्नमेंट को अपने आईजीएसटी अकाउंट से रेस्पेक्टिव एसजीएसटी या यूटीजीएसटी अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा इक्विवेलेंट अमाउंट। क्लियर? ऐसा हमने फर्स्ट चैप्टर में समझा था ना कि गवर्नमेंट को भी फंड ट्रांसफर करना पड़ता है इन मामलों में। अब एक बात और समझिए, सेक्शन 53A ऑफ सीजीएसटी एक्ट, अगर हमने वो कॉन्सेप्ट समझा था पीएमटी 09 ट्रांसफर चालान, मेजर हेड टू मेजर हेड, माइनर हेड टू माइनर हेड, अगर गलत हेड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में गलत हेड में डिपॉजिट हो गया है तो वहां से हम ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रांसफर चालान पीएमटी 09 फिल करके। तो बिजनेसमैन ट्रांसफर कर रहा है, ऐसे गवर्नमेंट को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा क्या? यस, बिजनेसमैन एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर कर रहा है, तो अगर बिजनेसमैन ने एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर किया है पीएमटी 09 फाइल करके, तो गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा फंड ट्रांसफर एक हेड से दूसरे हेड में, ठीक है। तो इसके साथ कंप्लीट हुआ अपना पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का रिवीजन।